बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी थ्रू प्योर इंडक्ट। ठीक है, आई एम अहमद अली, लेक्चर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाहौर। Definition: an inductor connected in series with an alternating source of EMF is known as inductor in AC circuit। ठीक है, इससे पहले हमने रेजिस्टर पढ़ा, हमने उसको कनेक्ट किया था अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में। इसके बाद फिर हमने कैपेसिटर पढ़ा जो इससे प्रीवियस टॉपिक था, और हमने मुख्तलिफ इफेक्ट्स देखे थे, पावर लॉस वगैरह वगैरह। आज हम क्या करेंगे, हम इंडक्टर क्या करेंगे, वो हम कनेक्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। ठीक है, तो व्हाट इज इंडक्टर? इंडक्टर इज अ डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास ये एक डिवाइस है, एक सर्किट एलिमेंट है, इसको हम पैसिव सर्किट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो हम अगर इसको हम अल्टरनेटिंग करंट सोर्स में क्या करेंगे, अटैच करेंगे, फिर क्या होगा, ये हमारे पास इसकी मुख्तलिफ इफेक्ट्स होंगे। इसमें पावर लॉस क्या होगा, इसमें वोल्टेज और करंट क्या होगा, उसका फेज डिफरेंस क्या होगा, उसका फेजर डायग्राम किस तरह होगा, मुख्तलिफ वगैरह हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये हमारे पास इंडक्टर है जो एल से रिप्रेजेंट करती है, और इसको हमने अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ क्या कर दिया है, ये IMF के साथ हमने इसको अटैच कर दिया है। और VL जो है यहाँ पर वो वोल्टेज है जो डेवलप होता है यहाँ पर। Here L represents an inductor, V is an alternating source of voltage। ठीक है, L हमारे पास इंडक्टर है, तो वो क्या करता है, वो शो करता है। अब हमारे पास हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट I is equal to IM sin ओमेगा t, हमने पढ़ा है। ठीक है, और एज वी नो दैट V is equal to L डेल्टा I डिवाइड बाई डेल्टा t, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के बाद हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन में। तो हमारे पास इट इज द रेट ऑफ चेंज इन करंट प्रोड्यूस इंड्यूस EMF। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमने I की जो वैल्यू है वो क्या कर दी, पुट कर दिया है, और वो है IM sin ओमेगा t। हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, और ये हमारे पास डेरिवेटिव है IM sin ओमेगा t की, और वो बराबर है IM ओमेगा cos ओमेगा t के बराबर है, जिस तरह हमने प्रीवियस कैपेसिटर में हमने उसको डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमारे पास आप क्या करेंगे, ये V हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर इसको पुट कर दिए, तो हमारे पास V इज इक्वल टू L IM ओमेगा और cos ओमेगा t आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 का क्या कर दिया, नाम दिया है। अगर हमारे पास ओमेगा t क्या है, वो 0 के बराबर है, तो cos 0 जो है वो क्या होगा, वो 1 होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, याद रखें कि थीटा अगर 0 है हमारे पास, तो cos की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 1। cos और साइन की मैक्सिमम वैल्यूज है वो दोनों है 1। ठीक है, cos की मैक्सिमम वैल्यू 0 के लिए है, और साइन क्या है, वो 90 के लिए। ठीक है, देन वी विल हैव मैक्सिमम वैल्यू Vm, इसको हमने Vm का नाम दिया है। उस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। इधर हमने 0 डाल दिया है, तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास ये मैक्सिमम आ जाएगा, तो इसको हम मैक्सिमम को हमने Vm का नाम दिया है। तो हमारे पास Vm आ जाएगा LIM का ओमेगा। तो अगर आप उसकी जगह उधर क्या कर दे, पुट कर देंगे, तो V जाएगा V इज इक्वल टू Vm cos ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 3। देन वी हैव V इज इक्वल टू Vm sin थीटा प्लस पाई बाई 2। ये हमने वहां पर पढ़ा था कि cos थीटा बराबर होता है sin थीटा प्लस पाई बाई 2 के, वो बराबर होता है। ये पिछले कैपेसिटर में टॉपिक था, AC थ्रू कैपेसिटर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस पाई बाई 2 की क्या है, वो बराबर है। तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को देखेंगे, तो वो हमारे पास वो क्या, वहां पर क्या था, I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा t था, और यहाँ पर जो हमारे पास है इक्वेशन 4 में, वो हमारे पास प्लस पाई बाई 2 है। तो इसकी जो फेज है वो पाई बाई 2 क्या है, वो ज्यादा है, और क्या है, पाई बाई 2 कम है। सो वी कैन से दैट इन इंडक्टर अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड्स द करंट बाई पाई बाई 2। अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो क्या करता है, वो लीड करता है, वो ज्यादा है फेज में, और अल्टरनेटिंग जो करंट है वो क्या है, वो फेज में क्या है, वो कम है। और करंट लेग्स द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। लेग्स मतलब पीछे छोड़ना। ठीक है, तो लेग्स मतलब के पीछे आना। ठीक है, तो वहां पर जो क्या हमारे पास वोल्टेज क्या है, वो लीड करता है, और करंट को पीछे छोड़ता है, या करंट पीछे छोड़ता है, और वी को क्या करता है, लीड करते हैं। उसके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, वो पाई बाई 2 होगा, जो फेज का फर्क होगा, तो हमारे पास पाई बाई 2 होगा। इससे पहले हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, कैपेसिटर में हमने पढ़ा था कि वहां पर
वोल्टेज जो करंट जो था वो लीड कर रहा था, और यहाँ पर क्या है, वोल्टेज लीड कर रहा है। तो इन दोनों में यही फर्क है, वहाँ पर करंट लीड कर रहा था और π/2 वोल्टेज से, और यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से π/2। तो ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में, इंटरव्यूज में आता है, लोग पूछते हैं, तो ये आपने नोट करना है कि क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, करंट है, और ये हमारे पास क्या है, ये वोल्टेज है। इसके दरमियान ये फेजर डायग्राम है, ये करंट के लिए है और ये वोल्टेज के लिए। तो इसके हमारे पास इसमें क्या है, 90 है, और ये इस तरह क्या करता है, रोटेट करता है। इसको मैंने डिटेल में पिछले में क्या करता है, ये हमारे पास वेव फॉर्म है, ये फेजर डायग्राम है, और ये हमारे पास वेव फॉर्म है। तो यहाँ पर ये करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये वोल्टेज 90 पर है और ये 0 पर है। तो इन दोनों के दरमियान क्या है, कितना फर्क है, ये 90 का फर्क है। तो वहां पर अगर कैपेसिटर में आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो में, तो वहां पर करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर था 90 पर, और यहाँ से वोल्टेज, और यहाँ पर का था क्या है, वो मुख्तलिफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसमें आपने याद रखना है कि फेज और डिफरेंस जो है वो क्या है, वो π/2 है। यहाँ पर करंट क्या है, वो लेग बिहाइंड है, और वो वोल्टेज क्या है, वो लीड कर रहा है। Inductive reactance. The position offered by the inductor to the flow of alternating current is known as inductive reactance. इस तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैंने बताया था, इस तरह हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है। देखिए इंडक्टर क्या है, इंडक्टर द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पर क्या करता है, वो बेस्ड करता है। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था कि अगर एक कॉइल में हम करंट को चेंज करते हैं तो उस कॉइल में क्या पैदा होगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ ये जो अप्लाई ईएमएफ होगा उसको क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लेंज़ेस लॉ, ये अपोजिट इन द डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या करेगा, वो उसको अपोज करेगा। ये रिएक्ट करना, जिस तरह ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये वो पोजीशन नहीं है जिस तरह रेजिस्टेंस में है, जो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स और विद द लैटिसेस विद आयंस वगैरह के साथ होता है, वो उस तरह नहीं है। ये हम क्या है होता है, वो लेंज़ेस लॉ के मुताबिक वो उसको अपोज करता है। ठीक है, जो अप्लाइड वोल्टेज है और जो इंड्यूस वोल्टेज है, ईएमएफ है इंडक्टर में, इंडक्टर कॉइल में, तो वो क्या करता है, वो उसको अपोज करता है, वो उसको ज्यादा होने से क्या करता है, वो क्या करता है, उसको को रुकवाता है, और अगर कम होता है तो फिर उसको भी क्या करता है, रुकवाता है। तो इंडक्टर वो डिवाइस है जो करंट को ज्यादा होने से या कम करने से क्या करता है, वो बचाता है। तो हमारे पास जितने भी अल्टरनेटिंग हमारे पास अप्लायंसेस है, जिस तरह रॉड होते हैं मुख्तलिफ, हमारे पास ट्यूबलाइट्स होते हैं, फैंस होते हैं, और उसमें अगर इंडक्टर है तो इसका मतलब ये है कि ये इंडक्टर अगर फॉर एग्जांपल कहीं से गलती से ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है, कम वोल्टेज हो जाता है, तो उसको क्या करता है, अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो अपोज करता है, उसको रिएक्ट करता है, और अगर कम होता है तो उसको भी रिएक्ट करता है, तो वो करंट को क्या करता है, वो कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, तो ये हमारे पास लेंज़ेस लॉ के मुताबिक वो होता है। इट इज डिनोटेड बाई XL या XC, XL वहाँ पर XC था, यहाँ पर XL, इसको करेक्ट कर दे। सो VM डिवाइड बाई I अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, ओहम लॉ के मुताबिक ये हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और ये हमारे पास XL इज इक्वल टू LIM ओमेगा डिवाइड बाई IM। VM जो था वो उसके क्या था, उसको बराबर था, तो हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया है। तो ये इसके साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ, XL इज इक्वल टू L ओमेगा हमारे पास आ गया, और ओमेगा हमारे पास बराबर है 2πfL के बराबर है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये भी वासिलेशन में हमारे पास वो मौजूद है। तो XL इज इक्वल टू 2πfL के वो क्या है, बराबर है। सो द इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड अपॉन, इंडक्टिव रिएक्टेंस 2π तो कांस्टेंट, दो चीज़ों पर डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पर और L पर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। इंडक्टिव इंडक्टेंस पर डिपेंड करता है, ग्रेटर द इंडक्टेंस द इंडक्टर, ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस और अपोजिशन ऑफर्ड एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे पास ये इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो अपोजिशन भी ज़्यादा होगा, मतलब ये है कि वो ज़्यादा, अगर वो करंट ज़्यादा इंक्रीज होने की कोशिश करेगा तो उसको ज़्यादा दबाएगा। तो याद रखें कि ये L और वो क्या है, एक दूसरे को क्या है, डायरेक्टली पोस्ट। ठीक है, तो इंडक्टर पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास लो इंडक्टेंस वाला इंडक्टर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो लो करंट अगर वहाँ पर चेंज आते हैं तो, लेकिन अगर जहाँ पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, करंट ज़्यादा इंक्रीज होता है, अचानक कम होता है, तो वहाँ पर आपने जो इंडक्टर इस्तेमाल करना है वो ज़्यादा इंडक्टर्स वाला इस्तेमाल करना है, ताकि वो मतलब ज़्यादा पोजिशन शो करे। ठीक है, और दूसरी जो क्या है वो फ्रीक्वेंसी है, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विद रिएक्टेंस और अपोजिशन। ठीक है, बिकॉज इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ द कॉइल्स ऑफ AC जनरेटर इज इंक्रीजिंग, changing or increasing,
the frequency is also increasing, so according to the Lenz's law more opposition will be offered to the flow of current. ये बात आपने क्या करना है समझना है। देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ऐसी जो करंट है अल्टरनेटिंग करंट है एसी जनरेटर से पैदा होता है। एसी जनरेटर में कॉइल जो है वो हरकत करता है, रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में। जितना वो ज्यादा करेगा तो वो जो ये फ्रीक्वेंसी जो पैदा होती है वो उसी की फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे पास क्या है, तो जो हमारे पास क्या होगी, जो कॉइल रोटेट करता है एसी जनरेटर का, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज है तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा अल्टरनेटिंग करंट उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, वो 50 हर्ट्ज होगी। तो वो डिपेंड करती है। अब अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है, उस एसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली हमारे पास उसको क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज होगा वो कॉइल में वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा और उसको जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ है वो पोजीशन फिर क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास अगर इंडक्टर की बात हम करें तो इंडक्टर में भी अगर हमारे पास करंट अगर ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लक्चुएट करती है, वो ऑसिलेट करती है, वो मूव करती है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा पैदा होगा, ज़्यादा चेंज आएगा, तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि हमारे पास तो जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा उस इंडक्टर में तो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। और अगर ये लो फ्लक्चुएशन उसमें होगी, वो उसकी जो ऑसिलेशन होगी और अगर वो कम होगी तो फिर क्या होगा, वो भी लो करेगा। तो इस तरह हमारे पास जो XL है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से जो रिएक्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा और अगर कम हो तो कम होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिपेंड है। अब हम देखते हैं कि इसमें पावर लॉस कितना है। तो एज वी नो दैट P इज इक्वल टू VI, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एवरेज पावर लॉ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास ये वेरिएबल करंट है। तो हमारे पास V इज इक्वल टू IM इसके बराबर है, V इसके बराबर है, तो VM और IM को हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिए। हमारे पास ये एवरेज वैल्यू ऑफ sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t हमारे पास क्या है, ये आ जाएगी। इस तरह हमने कैपेसिटर में किया था और हमने ये कैपेसिटर में ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये इसकी अगर वैल्यू 0 है तो साइन 0 है, और अगर ये कास की जो वैल्यू है वो 1 है, इस तरह 90 के लिए हमारे पास 1 है साइन की, और 90 के लिए हमारे पास क्या है, कास की, वो 0 है। और अगर हम इसको साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारे पास इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी ये भी 0, ये भी 0 है। इस तरह हमारे पास 0 + 0 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो याद रखें कि साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होगी वो हमेशा के लिए वो 0 होगी। ठीक है, आप जितने भी एंगल्स के लिए लेंगे आप ले लें और आप उसका एवरेज निकालेंगे तो फिर क्या होगा, वो हमारे पास वो 0 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आप पुट कर दे वैल्यू, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर आप पुट करेंगे इसकी वैल्यू 0, तो हमारे पास एवरेज जो पावर आएगा क्या होगा, वो 0 होएगा। तो एवरेज पावर लॉस इन द पावर कंडक्टर इज इक्वल टू 0 बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट इज एन ऑसिलेटिंग करंट, and so as it is moved in the first half as it moves in the first half cycle, it takes energy from the source to the inductor, and as it reverses in the next half cycle this energy come back to the source। पहले हाफ साइकिल में ये इंडक्टर को एनर्जी देता है सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है, फिर जब ये रिवर्स करंट हो जाता है हाफ साइकिल के लिए, रिवर्स हाफ साइकिल के लिए, तो वहाँ से वो एनर्जी वापस इंडक्टर में आ जाती है और इस तरह फिर ये क्या करता है, तो ये अल्टरनेटिंग सोर्स और अल्टरनेट इंडक्टर के दरमियान जो एनर्जी है वो क्या करती है, वो ऑसिलेट करती है फ्रॉम द सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स टू इंडक्टर एंड देन इंडक्टर टू अल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क फ्रीली। आप कमेंट्स कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।